मोदी है तो मुमकिन है। दरअसल 7 मरहलों तक चले 2019 लोकसभा इंतखाबात के नतीजे आ चुके हैं। हालांकि कुछ सीटों पर अभी भी काउंटिंग चल रही है, लेकिन बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है और पहली बार कोई गैर कांग्रेसी पार्टी 300 का नंबर पार करते हुए आगे पहुंच गई है। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद पहली बार हो रहा है जब कोई पार्टी अपने दम पर लगातार दूसरी बार अक्सरियत में आई है। मुकम्मल अक्सरियत से जीतने के साथ ही बीजेपी ने मुल्क की कई रियासतों में भी बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किया है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। ये ऐसी रियासतें हैं जहां पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। मोदी की इस लहर में उत्तर प्रदेश का अजीम इत्तेहाद भी काम न आया। यूपी में एनडीए को 64 सीट मिली है, तो वहीं एसपी बीएसपी को कुल मिलाकर महज 15 सीट से ही यहां पर संतोष करना पड़ा है, और जिसमें 10 सीटें बीएसपी और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली है। कांग्रेस को महज 1 सीट मिली है और इससे ज्यादा बुरा हाल बिहार में इत्तेहाद का रहा, जहां पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका। वहीं 40 में से आरजेडी को सिर्फ 2 सीट ही मिली है, जबकि बीजेपी इत्तेहाद को 38 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है। वहीं दूसरी जानिब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। नतीजों को देखा जाए तो यह साबित होता है कि मोदी के सामने जात पात की बुनियाद सियासत करने वाले बुरी तरीके से धाराशायी हो गए हैं और आज इसी मुद्दे पर होगी बहस। मोदी है तो मुमकिन है। जी हां, तो मोदी है तो मुमकिन है और इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम आज। इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ फरमा है मनोज यादव साहब है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। सर आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। विजय कौशिक साहब है, लीडर ऑफ कांग्रेस, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनिल मिश्रा जी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है सर। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सर आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है स्टूडियो में। और साथ ही इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनीमा सोनकर जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। तो बात है, शुरुआत है इस बात से कि मोदी है तो मुमकिन है। और सबसे पहले सीधा सवाल बधाई के साथ मनोज यादव जी आपके पास। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी पार्टी ने वो प्रचंड बहुमत हासिल किया है जिसकी कोई उम्मीद नहीं लगा रहा था। मतलब लोग कह रहे हैं कि इससे तो एग्जिट पोल ही अच्छे थे, कि बाद में जो अब आंकड़ा जो आया है नया वाला, उसके बाद तो और ज्यादा आगे आ गए हैं। तो क्या कहा जाए कि मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ? जी, निश्चित रूप से मोदी है तो मुमकिन है। और आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं सभी आपके दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि जो विश्वास मोदी सरकार में आपने दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। देश की जनता जान गई थी कि एक सशक्त नेतृत्व किसके पास में है, किसके हाथों में देश सुरक्षित है, कौन इस देश का लोकतंत्र मजबूत रख सकता है, बना सकता है, और कौन देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र किसके हाथों में सुरक्षित हो सकता है जी। तो निश्चित रूप से जो जनता ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, हम उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। और एक नई राजनीति है। देखिए शाहबाज जी, इस 2019 के चुनाव को आप और चुनाव से इतर इसलिए देखेंगे, इसमें सबसे पहला काम क्या हुआ है, इस चुनाव का संदेश ये गया है, देखिए वंशवाद की राजनीति अब नहीं चलेगी जी। दूसरा संदेश गया है कि तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी। और तीसरा संदेश ये स्पष्ट गया है कि अब केवल और केवल विकास की राजनीति चलेगी। देखिए, जो गठबंधन बने, सपा का हो, बसपा का हो जी, ये धराशायी हो गए। जातिवाद के नाम पर जो गठबंधन बने, जो 2 और 2 की जो मैथमेटिक्स चलता था राजनीति में, एक समीकरण चलता है 2+2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री होती है, राजनीति केमिस्ट्री है। माननीय अध्यक्ष जी बार बार बोलते थे हमारे कि राजनीति केमिस्ट्री है जी। तो आज इन चुनावों के माध्यम से सिद्ध हो गया है कि देश की जनता का मानस बदल चुका है। देश ने नए भारत के लिए, न्यू इंडिया के लिए वोट किया है। जाति की परिकल्पना टूट गई, वंशवाद की परिकल्पना टूट गई, तुष्टीकरण की राजनीति की परिकल्पना टूट गई है जी। तो ये स्वागत योग्य कदम है और स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा में हम लोग और तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। ओके, चलिएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये पहला नारा रहा है और एक तरीके से नया भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विजय कौशिक जी, आखिर कमी कहां रह गई है? बहुत मेहनत की थी आपने तो। देखिए, कमी नहीं रही, कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा का जो छद्म राष्ट्रवाद है
वो हमारे लिए एक मुश्किल उसने खड़ी की और जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। आप जानते हैं कि पुलवामा अटैक से पहले देश में मुद्दे थे रोजगार का, रोटी का, और राम मंदिर को लेकर भी भाजपा की आलोचना चल रही थी। नोटबंदी से जो आर्थिक मंदी थी उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। बेरोजगारी जो बड़ी तेजी से बढ़ी थी उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने छद्म राष्ट्रवाद का खेल इस देश में खेला और देश के लोगों को बांटकर जिस तरह से ये लोग अपने राजनीतिक हित साधने में सफल रहे, वो पूरा देश देख रहा है। विजय जी, मैं बीच में रोकूंगा, मैं बीच में इसलिए रोक रहा हूं कि जिस तरीके से मनोज जी ने अभी कहा है कि ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री, और शायद आप उस केमिस्ट्री को समझ नहीं पाए हैं। भले आप कुछ भी कहते रहे, लेकिन अब जो है मोदी है तो मुमकिन है, ये बात साफ हो गई। ठीक है, मैं आपके पास इसी बात का एक जवाब देना चाहता हूं। हाँ। भाई मोदी जी हैं तो क्या मुमकिन है, क्योंकि कोई भी चीज मुमकिन तब होती है जब आपके पास उसकी कोई योजना हो, कोई प्लानिंग हो। आप कहते हैं देश को विश्व गुरु बना देंगे, तो भाई साहब आपके पास क्या प्लानिंग है? आप कहते हैं धारा 370 हटा देंगे, तो मुझे बताइए कितने दिन के अंदर आप धारा 370 हटा रहे हैं? आप कह रहे हैं आतंकवाद नक्सलवाद खत्म कर देंगे, तो बताइए क्या योजना है आपके पास? इसके ऊपर रिएक्शन ले योजना है ही नहीं। मैं जवाब लूंगा। मैं अनिल मिश्रा जी, ठीक है, इनके पास कुछ है नहीं। अनिल मिश्रा जी, सर मैं आपके पास आऊंगा। सर मनोज जी, मैं आपके वापस आऊंगा। अनिल मिश्रा जी से यहां पर ले लेते हैं एक रिएक्शन। अनिल जी, मोदी है तो मुमकिन है, ये बात तो साफ हो गई है, क्योंकि इतना बड़ा आंकड़ा, इतना बड़ा नंबर शायद ही पहले कभी आया हो, क्योंकि 404 के बाद अब ये दूसरा मौका है जब एक के बाद एक दोबारा से ये नंबर आए हों। नहीं, आज के इस माहौल में समय के साथ सब कुछ रहता है और निश्चित रूप से कहा जा सकता है, कोई झिझक नहीं कि मोदी हैं तो मुमकिन है। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए, जिस तरह से जो हमारे आजादी के बाद, बहुत पीछे न जाएं, लेकिन आजाद भारत के का जो एक राजनीति की दशा और दिशा थी, वो परंपर निरंतर उसी एक डायरेक्शन में बढ़ती चली जा रही थी, जो इस चुनाव में, जो कि पिछले चुनाव में भी उसकी झलक देखने को मिली थी। काफी हद तक मोदी जी के प्रभाव ने, मोदी जी के आगमन ने उस जो एक मिथक था उसको तोड़ा था। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के राजनीतिक पंडित या राजनीतिक विचारक जितने भी हैं, या समाज भी पूरी हद तक इस चीज को नहीं स्वीकार पा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 5 साल की सरकार चलाने के बाद आज फिर उस परंपरा को तोड़ते हुए, उससे और 2 कदम आगे बढ़ते हुए, इसको आप सुधार कहें या राजनीति की दशा और दिशा बदलने का जो एक नया आयाम देखने को मिला है, निश्चित रूप से देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, भारतीय राजनीति के लिए बहुत सुखद है। मैं नहीं कहता इससे कि आज हो सकता है मोदी जी को फायदा हुआ हो, लेकिन कल हो सकता है अन्य किसी पार्टी को भी हो सकता है। लेकिन ये कदम जो बढ़ा है देश का, देश की जनता के द्वारा, ये देश के लिए बहुत फायदेमंद है और मैं इस परिवर्तन का या इस आगाज का स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय कार्य है और इसके लिए बिल्कुल निसंदेह कहा जा सकता है कि मोदी जी एंड मोदी जी की टीम इसके लिए हकदार है, वो तारीफे काबिल है। आगे भविष्य में कैसा क्या होगा ये देखना अलग बात। बिल्कुल ठीक है, फ्यूचर के अंदर देखना अहम होगा। लेकिन डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, क्योंकि सवाल यहां पर उठता है कि कोशिशें बहुत की गई थी, लेकिन एक के बाद एक टारगेट ऐसे किया गया था, मगर उन सब के बावजूद भी सारे के सारी चीजें धराशायी हो गई है। एग्जिट पोल आए और जो जी न्यूज ने, जी मीडिया ने, जो जी सलाम ने जितने भी हमारे एग्जिट पोल दिखाए थे, वो सबसे आगे बढ़कर ही यहां पर प्रचंड बहुमत मिला है। क्या इसे माना जाए कि आने वाले वक्त के अंदर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भी ताकतवर होकर उभरेंगे? देखिए शाहबाज भाई, ऐसा है कि इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपके भी चैनल पे पहले भी कहता आया हूं और कई बार ये बात मैंने दोहराई है कि सरकार ने एक नैरेटिव सेट किया जी, और प्रतिपक्ष का काम था, अपोजिशन का काम यह था कि सरकार के नैरेटिव में ना आकर अपनी बातों से सरकार को घेरते जी। ऐसा करने में अपोजिशन टोटली नाकाम रहा। इट वाज द फेल्योर ऑन द पार्ट ऑफ द अपोजिशन। पहली बात ठीक। तो इस सेंस में आप ये कह सकते हैं कि जो मोदी जी द्वारा जाल बिछाया गया था उसमें ये फंस गए और उसके बाहर इनको निकलने का कोई मौका नहीं मिला। नंबर 1, ये इनकी पहली रणनीतिक रूप से कमजोरी थी। ठीक है। और दूसरी कमजोरी ये थी कि आज वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का जो आधारभूत स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, वो 2014 की तुलना में बहुत बड़ा हो चुका है। बिल्कुल। कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत बड़ी हो चुकी है। ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है भारतीय जनता पार्टी का, वो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत में ही नहीं दुनिया में
टॉप 5 में होगा। ऐसे में विपक्ष का बिखरना लाजिमी था, क्योंकि इनके पास ना तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप था, ना इतने कार्यकर्ता थे, और ना ही मोदी के व्यक्तित्व के बराबर का कोई पर्सनालिटी का इन्होंने नाम दिया। बिल्कुल, पर्सनालिटी इतनी ऐसे में जबरदस्त जो जनता थी उसके पास कोई विकल्प नहीं था। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा कि ओवरऑल ये इलेक्शन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ता हुआ मुझे स्पष्ट रूप से प्रतीत हुआ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये व्यक्तिवादी राजनीति थी, जिसमें मोदी जी के व्यक्तित्व की तुलना में विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो उठकर सामने आ सकता और जनता ये सोचने पर मजबूर होती, यस इफ नॉट मोदी देन दिस इज द ऑप्शन। जनता के पास कोई ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन नहीं था, और यही वजह है कि हर किसी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को चुना है। शहनाज जी की मुद्दे नहीं थे जी, ये बार बार कहते हैं कि ये राष्ट्रवाद का मुद्दा, अभी कौशिक जी ने कहा उलझाया और हम उलझ गए। मैं कहता हूं कि मुद्दे थे तो आपको सरकार को घेरना चाहिए था। आपकी भूमिका लोकतंत्र, इसके ऊपर रिएक्शन मैं दूंगा। शर्मा जी की लोकतंत्र की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि जितनी सरकार मजबूत हो उससे ज्यादा कहीं विपक्ष मजबूत हो। बिल्कुल, विपक्ष याद दिलाना चाहूंगा कि अटल जी जब सरकार में बैठते थे, अपोजिशन में केवल 1 या 2 लोग हुआ करते थे। उस समय वो संख्या बल के आधार पर नहीं, अपने व्यक्तित्व के आधार पर सरकार के बराबर प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करते थे। ओके विशाल जी, मतलब मुद्दे होने चाहिए और व्यक्तित्व होना चाहिए, उसके हिसाब से लड़ा जाता। लेकिन अनिमा जी, क्योंकि ना बताया जा रहा है कि ना नीति थी, ना नियत थी, ना नेतृत्व था, और शायद यही वजह बताई जा रही है कि इसलिए हार हुई है। बिल्कुल, मैं बता दूं 2014 और 2019 के जो इंतखाब थे उसमें अंतर क्या था। 2014 में उससे पहले 10 साल एक ऐसी विचारधारा थी जो 10 साल से इस देश पे राज कर रही थी और अत्यंत भ्रष्टाचार से लिप्त थी। 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी अपना टेन्योर रिपीट करने के समय पे वो इंतखाब में शामिल होते हैं, उस समय वो अपने अच्छे कामों को लेकर चुनाव में उतरते हैं। ऐसा देश में पहली बार हुआ है कि यहाँ जन जन तक राष्ट्रीय सुरक्षा की बातें हो रही हैं। आप उत्तर प्रदेश या बिहार के गांव में भी जाकर अगर लोगों से बात करेंगे ना, तो वो कहेंगे कि हो सकता है मेरे सांसद ने अच्छा काम नहीं किया हो, पर नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसकी फॉरेन पॉलिसीज एक्सपर्टीज को क्वेश्चन किया गया था, उनको घेरे में लिया गया था। ये सोचा गया था कि गुजरात का मुख्यमंत्री, गुजरात एक ट्रेडिंग क्लास में आता है, गुजरात राजस्थान स्टेट भारत का, उसका जो मुख्यमंत्री है वो फॉरेन पॉलिसी क्या डील कर पाएगा। जबकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में 2014 में भी फॉरेन पॉलिसी को एक अच्छा परिप्रेक्ष्य दिया गया था। जब प्रधानमंत्री मोदी इस देश को लीड कर रहे थे, तब उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ था, इजराइल पैलेस्टाइन जो कि आर्च राइवल्स हैं उनको साथ लेके चले। रशिया चाइना से भारत के संबंध एक साथ अच्छे होते रहे। चाइना भले ही हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा, लेकिन हमने देखा किस तरह से डोकलाम में उसको पीछे होना पड़ा। आप देखिए कि मंगोलिया जैसे छोटे देश में 45-50 सालों में पहली बार देश का प्रधानमंत्री वहां पे अपने देश का नेतृत्व करता है। इस 5 सालों में मुझे लगता है कि जो भारत का एक परिप्रेक्ष्य बना है विश्व में, उससे सिर्फ भारतीय नहीं, भारत में बाहर रहने वाले लोगों में भी जो अपने देश की पूरी पहचान बदली है, इसका इन्होंने एक और ये बात आज जन जन तक गई है। पहले जो लोग सिर्फ बिजली, पानी, सड़क की बातें करते थे, आज वो राष्ट्रीय सुरक्षा, फॉरेन पॉलिसी, इन सब पे बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं एक सशक्त नेता। बिल्कुल, सशक्त नेता कहते हैं। लेकिन मनोज यादव जी, एक चीज और मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगा, बहुत प्रचंड बहुमत मिला है और वाकई में काबिल तारीफ है, और इसलिए हम कह भी रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मगर मैं देख रहा था कि जब मैंने देखा कि 5 जो है मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए इस मोदी लहर के अंदर, उसके पीछे क्या रीजन था, हम तलाशें। देखिए शाहबाज जी, मैं सबसे पहले तो जवाब दे दूं, ये जो चुनाव था मोदी वर्सेस मोदी था, मोदी वर्सेस अदर नहीं था। एक वो लोग थे जो मोदी को हराने में लगे थे, एक वो लोग थे जो मोदी को जिताने में लगे थे। वो चंद लोग थे जो अवसरवादी लोग थे, परिवारवादी लोग थे, जो छत्रप थे, हर क्षेत्रों में एक छत्रप बने हुए हैं, वो लोग थे। तो ये इनसे जो सवाल पूछने वाले हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, 2017 का चुनाव विधानसभा का उत्तर प्रदेश ने नोटबंदी के नाम से लड़ा, हार गए। 2018 में गुजरात का चुनाव जीएसटी के नाम से लड़ा, ये लोग हार गए। अभी जीएसटी का रोना बंद कीजिए, नोटबंदी का रोना बंद कीजिए। जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ में नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास जताया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास जताया है, नरेंद्र मोदी जी के जो वैश्विक छवि है उसमें विश्वास जताया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भैया, जातिवाद की राजनीति करने वाले, टीवी स्टूडियो में बड़ी बड़ी बातें करने वाले, आप अपनी जातियों को के लिए तो कुछ कर नहीं पाए। उत्तर प्रदेश में जो 23 से 24 सीटें मुस्लिम बहुल संख्या में हैं, उन्होंने प्रचंड बहुमत से हमें जिताने का
पूरा पूरा योगदान दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो जाति की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, क्यों तो उन्होंने उन्हीं को नकार दिया, उसका रीजन क्या है? क्योंकि मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास लेके एक योजना लेके आए, हर भारतवासी तक उनकी योजनाएं पहुंची है। एक शब्द और जुड़ गया इसमें, सबका विश्वास भी जुड़ गया। आप तो सबका विश्वास जुड़ा है, तभी तो इतने प्रचंड बहुमत से हम लोग जीत के आए। देखिए 2014 का चुनाव मोदी के मतलब मोदी के नाम की सुनामी चल रही थी उस समय, लेकिन 2019 का जो चुनाव हुआ है वो मोदी जी के काम की सुनामी है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। आपको पता है, इज्जत घर बनाने से, एलपीजी सिलेंडर देने से ये मजाक समझते थे। हम लोग बोलते थे 8 करोड़ हमने एलपीजी सिलेंडर बांटा है, कहां बांटा है जी? हम बोलते 10 करोड़ शौचालय दिया है, कहां दिया है जी? किसको दिया है आपने? 13 करोड़ मुद्रा लोन दिया है, तो किसको दिया है? 35 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले, किसको खोले? 2.5 करोड़ हमने आवास बनाए, वो किसके लिए बनाए? यानी कि जनता ने आवाम ने इसका रिवार्ड आपको दे दिया है। जी, मैं आवाम ने इसका रिवार्ड आपको दिया है। ये जो लोग हैं ये खोखले वादे करते हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, सपा के और बसपा के गठबंधन के टुकड़े गठबंधन के लोग हैं। ये लोग खोखले नारे लेके आए, न्याय लेके आएंगे। अब तक तो आपने न्याय दिया नहीं, तो कौन सा न्याय करोगे आप? ठीक है, इसका मैं पूछना चाहता हूं कि अभी कम से कम जनता ने एक प्रचंड बहुमत दिया है। जनता जनार्दन भगवान होती है लोकशाही में, तो भैया कम से कम आप सहर्ष स्वीकार कर लीजिए हार और अपना आत्म मंथन कीजिए। ये पॉलिटिक्स परफॉर्मेंस की जो राजनीति शुरू हुई है ये शुरू हो चुकी है। अगर आप इसमें कामयाब होंगे, पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस में कामयाब है, तो आपको जनता स्वीकार करेगी। जाति वाली और बिल्कुल अब जो है कास्ट वाइज नहीं चल पाएगा। ठीक है विजय कौशिक जी, मैं इसका रिएक्शन चाहूंगा। जो अभी बात कह रहे थे कि लगातार आपके यहां पर बात जरूर होती थी और एक नारा भी दिया गया था कि अब होगा न्याय। 70 साल में जितनी भी सरकार आपकी रही है, जितने भी वक्त में, क्योंकि उसके अंदर कई बार ये हो जाता है कि 70 साल में कुछ और लोगों की सरकार भी रही है, 60 साल मान के चलते हैं, 55 साल मान लीजिएगा, उसमें न्याय क्यों नहीं मिल पाया? पहले तो मेरे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं भाई, मैं उनकी बात का जवाब दे दूं। जातिवाद का अगर जहर घोलने में कोई किसी ने सबसे ज्यादा योगदान इस देश में दिया है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं भाई साहब, सर आपके बीच में नहीं बोला, मैं जवाब दे दूं। मनोज जी एक मिनट पहले पूरा कंप्लीट इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था की थी कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कंप्लेंट की गई है तो पहले उस पर जांच होगी, अगर सबूत मिलते हैं तो उसकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन जातिवाद की राजनीति के चक्कर में, जातिवाद का देश में जहर घोलने के लिए मोदी जी देश की संसद में कानून ले आते हैं कि अब किसी की शिकायत पर किसी निर्दोष आदमी को भी जेल में भेजा जा सकेगा। जब स्वर्ण जाति के लोग नाराज हो गए तो स्वर्ण जाति के आरक्षण का इन्होंने ड्रामा कर दिया कि स्वर्ण जाति का आरक्षण, एक तरफ आप कहते हैं कि आरक्षण से देश को नुकसान हो रहा है, जातियों में बंट रहा है, दूसरी तरफ आप स्वर्ण जाति के आरक्षण का ड्रामा करते हैं। क्यों? आप लोग पहले चरण के चुनाव की बात हो, चाहे दूसरे चरण की, चाहे तीसरे चरण की, एक ही मुद्दा रहा कि भैया अगर आपको 3 गज जमीन मुसलमानों को चाहिए तो वंदे मातरम कहना होगा। कभी कहते हैं बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान हो रहा है, कभी कहते हैं कि ये देश मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा अगर मोदी नहीं आया तो। देखिए सारी चीजें निकाल देना, फिर आप बात समझिए ना, मतलब नकार किस लिए दिया आप मुझे ये तो बताइए। भाई जो लोगों के दिमाग में डाल दिया था, भाई एक बात डाल दी हिंदुओं के दिमाग में कि अगर मोदी नहीं आया तो मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। दूसरे लोगों के दिमाग में डाल दी कि पाकिस्तान हमला करके भारत पर कब्जा कर लेगा, चीन काबिज हो जाएगा। तो लोगों को लगा कि भी देश ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप उसको डिफेंड आज तक ये नहीं बताया। आपने मेहनत की थी तो आपको इस चीज को डिफेंड करना चाहिए था। देखिए आपके लिए भी मंच खुले हुए थे, आपने भी रैलियां की है, आपने भी रोड शो किए हैं। कई बार ये होता है, आज भाजपा इस चुनाव में प्रचार और दुष्प्रचार की राजनीति में, प्रचार के साथ दुष्प्रचार की में बहुत आगे निकल गई थी। ठीक है, और हमारा एक ही काम रहा है, हम कोई सत्ता में आने के लिए इतने पागल नहीं हो रहे, ना मरे जा रहे, क्योंकि हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है। हमने अपनी लड़ाई ईमानदारी से लड़ी, हम देश की जनता को न्याय देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि देश का अर्थतंत्र बर्बाद हो चुका है, देश में सिविल वार की शुरुआत हो चुकी है। पहला चरण आर्थिक रूप से देश में सिविल वार चल रही है। ठीक है मनोज जी, दूसरा है अब बिजली, पानी और बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। आप अपना ये भ्रम ना फैलाएं, और जिस एट्रोसिटी एक्ट की बात कर रहे हैं वो एट्रोसिटी एक्ट को हमने स्टोर करने का काम किया, हमने उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। जरा पढ़ लीजिए, अपने घोषणा पत्र पढ़ते हैं आप, आपको पता है, मालूम होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ क्या कानून बनाया आपने, एक्ट को रिस्टोर किया हमने उसमें कोई बदलाव नहीं किया, वो कानून यूं का यूं था, यूं है, रिस्टोर किया है। और सुनिए अभी 2004 आपका घोषणा पत्र पढ़ते हैं आप, मुझे बताइए जरा स्वर्णों के बारे में क्या कहा आपने, जरा बताइए टीवी डिबेट के सामने।
क्या कहा है आप ही बता दीजिए ना। अरे आप बताइए ना। हमारे लिए तो समाज का प्रत्येक वर्ग बराबर है। बैठ करके आप समाज का प्रत्येक वर्ग, हम समाज के प्रत्येक वर्ग को न्याय देने की वकालत करते रहे। हम हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते नहीं। आप अपने मैनिफेस्टो की बात करते हैं, धारा 370 का बताइए। मनोज जी विजय जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। मनोज जी एक बार जवाब मैं भी आ रहा हूँ सर, ब्रेक के लिए रुकना हो रहा है। मनोज जी मैं वापस आऊंगा। आपके मैनिफेस्टो में स्वर्ण को आरक्षण देने की बात की है। मुझे ब्रेक के लिए रुकना होगा। मनोज जी, कौशिक जी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम आएंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो इन मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर क्या वजह रही। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा तो जानने की कोशिश करेंगे कि हम कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन कांग्रेस इसको अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है, और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस की जो हार है उसके पीछे क्या क्या वाकये रहे हैं, क्या क्या चीजें रही है, कौन कौन सी चीजें ऐसी कांग्रेस से मिस हुई है जिसकी वजह से एक बार फिर से उसके ऊपर खतरा आ गया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का उसको दर्जा नहीं मिल पाएगा।